बनाने वाली 2 बहू, खाने वाला 2 दर्जन ससुराल। उई अम्मा, पराठा बनाकर मेरी तो कमर अकड़ गई। अंजू, मेरे हिसाब से अब सभी का पेट भर गया है, तभी शांति है। चलो गैस बंद कर दो। अंजू गैस बंद करने वाली थी, तभी बाहर से दादिया सास और नानी सास एक ही सुर ताल में पराठे की फरमाइश करती हैं। अरे बहू, जल्दी से और पराठे ले आओ। ये सुनते ही अंजू गुस्से में दांत पीस कर बोलती है, लो आ गया ऑर्डर। ये दादी सास और नानी सास तो खाने पीने के मामले में बाकियों से भी ज्यादा पक्की हैं। एक बार में 25-25 पराठा ठूस जाती हैं। ये रसोई है या अखाड़ा, खून पी रखा है। ये ससुराल नहीं, कैद खाना है। कैद खाना कहाँ फंस गई आकर। सच में ऐसे ससुराल वाले हम बहू के लिए बड़े हानिकारक हैं, मगर अब पछता कर भी क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। आखिर ये दोनों बहुएं किस फैसले के लिए पछता रही हैं और आखिरकार इतने भड़के मिजाज में क्यों हैं, सारा माजरा समझने के लिए पिछली कहानी से पेश करते हैं। चलो बहुओं, जल्दी से इस कलश को गिराकर अपने ससुराल में गृह प्रवेश करो। देखो सब लोग तुमसे मिलने को बेकरार हैं। दोनों बहुएं ससुराल में दर्जन लोगों को देखकर घबरा जाती हैं। भगवान, ये ससुराल है या कुनबा? कितने सारे लोग हैं यहाँ। क्या ये सारे के सारे लोग हमारे ससुराल के ही सदस्य हैं? अगर ऐसा हुआ तो दर्जनों लोगों का खाना बनाने में हम दोनों की तो बैंड बज जाएगी। नहीं नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी होगा। मैं बेकार ही ज्यादा सोच रही हूँ। आधे से ज्यादा तो रिश्तेदार होंगे, आप ही थोड़ी देर में चले जाएंगे। तभी लाठी लिए खड़ी दादिया सास सख्ती से बोलती है, अरे पोता बहू, दोनों मूर्त बनकर क्यों खड़ी हो भाई? आगे और हम लोगों से आशीर्वाद लो और हमारे पैर छुओ। इतने सारे लोगों के पैर छूने पड़ेंगे, फिर तो गई भैंस पानी में। रचना और अंजू सबके आशीर्वाद लेती हैं। बहुओं, तुम दोनों बड़ी सौभाग्यशाली हो जो तुम लोगों को दादी नानी बुआ फूफा मौसी मौसा और तुम्हारी नंद नंदोई सबके आशीर्वाद मिल गए। अब तुम दोनों भी जाके आराम कर लो। जी माँ जी। जैसे ही दोनों जाने लगती तो नानी सास शकुंतला टोकती है, बहुरिया, सवेरे एकदम टाइम से उठ जाना, काहे कि तुम दोनों की पहली रसोई है। जी नानी जी। सुबह के जैसे ही 5 बजते हैं तो ननद आशा दोनों का दरवाजा बजा देती है। भाभी, ओ छोटी भाभी, बड़ी भाभी, जल्दी से जाग जाओ, आज पहली रसोई है। अंजू आंख मलते हुए उठकर बैठ जाती है। जी आती हूँ नंद जी। हे भगवान, अभी तो केवल 5 बज रहे हैं, कितनी जल्दी उठा दिया। खैर, अब उठ गई हूँ तो नहा धो लेती हूँ। थोड़ी देर में दोनों बहुएं रचना अंजू रसोई में पहुंचती हैं, जहां किचन का ज्यादा हिस्सा राशन के बड़े बड़े कट्टे से भरा हुआ था और ऐसा ही हाल दराज में था। हे भगवान, ये रसोई है या किराने की दुकान? मुझे तो देखकर ऐसा लग रहा है कि हमारे ससुराल वालों ने साल भर का राशन एक ही बार में डलवा दिया है। देखो ना, इतना सारा आटा चावल दाल और पूरा का पूरा दराज मसाले से भर गया है। इतना सारा अनाज रसोई में मौजूद देखकर अंजू बोलती है, पता नहीं, लेकिन मुझे तो दाल में कुछ और ही काला लग रहा है रचना। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये 2 दर्जन ससुराल वाले इसी घर में रहते हैं। तभी मौसी सास, सास और बुआ तीनों बहुत सारी मात्रा में ताजा ताजा सब्जी और दूध लेके रसोई में आती हैं। अरे देखो पद्मा भाभी, बहुएं जाग गई हैं। चलो बहुओं, ये लो, इन सब्जियों की अच्छे से छटाई कर लेना और मेरे लिए बढ़िया कढ़ाई पनीर बनाना मलाई मार के। अब बहू, मेरे लिए तो बढ़िया से सरसों का साग बना देना, ठंड का मौसम है, मुझको तो वही भाता है भैया। अच्छा अच्छा, तुम दोनों जाओ, मैं दोनों बहू को सबकी पसंद समझा दूंगी। पद्मा एक लंबी चौड़ी खाने का ऑर्डर बताने लगती है। देखो बहू, तुम दोनों को खाने में सरसों का साग, मक्के की रोटी, कढ़ाई पनीर, मलाई कोफ्ता, रबड़ी रसमलाई और हाँ ठंड का मौसम है तो गाजर का हलवा बनाना है। और तुम्हारे नंदोई नॉनवेज खाने की बहुत शौकीन है तो उनके लिए चिकन करी बना देना, बढ़िया से साफ सुथरा करके। इतनी सारी फरमाइश सुनकर दोनों बहू के सर से चिड़िया उड़ जाती है और सास के जाते दोनों बड़बड़ा उठती हैं। हे भगवान, आज तो इन रिश्तेदारों ने हमारी मिट्टी पहाड़ कर दी। खाने वाले दर्जन लोग और बनाने वाली हम 2 बहू, सब कुछ कैसे होगा? कोई बात नहीं, अभी अभी की बात है, दोपहर की ट्रेन से सब लोग चले जाएंगे तो काम हल्का हो जाएगा। मैं सब्जी काटती हूँ, तुम तब तक पूरी का आटा लगा लो, क्योंकि पूरी छानने में ज्यादा टाइम लगेगा। दोनों खाना बनाने की शुरुआत करती हैं, मगर 2 चूल्हा मौजूद होने के चलते काफी टाइम लगता है। तभी डाइनिंग टेबल पर बैठे दर्जनों ससुराल वाले खाने के लिए चिल्लम चिल्ली मचाने लगते हैं। मम्मी, मुझको जोर की भूख लगी है, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, मामी खाना कब लाएंगी? बस खाना आने ही वाला रोहन, थोड़ा वेट कर लो। भाभी जरा जल्दी कीजिए। जी नाना जी, बन रहा है।
महारानी बैठे बैठे ऑर्डर झाड़ रही है, ये नहीं कि रसोई में आकर हाथ बटा दूं। अंजू, 2 चूल्हे से बात नहीं बनेगी। बनाने वाली हम केवल 2 बहुएं और खाने वाले दर्जन ससुराल वाले। एक और चूल्हा बनाना पड़ेगा। मक्के की रोटी भी तो चूल्हे पर ही बनेगी। रचना इधर उधर से 4 ईंट लाकर जुगाड़ चूल्हा बनाती है और मक्के की रोटी बनाती है, जिससे पूरी रसोई में धुआं धुआं मच जाता है। लगभग 3-4 घंटे बाद दोनों सारा खाना परोसती हैं। आय राम, इस ससुराल को तो जिला घोषित कर देना चाहिए। ये 2 दर्जन ससुराल वाले डाइनिंग टेबल पर भी नहीं समा रहे हैं। अरे वाह, खाने की खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है। भाभी जी जल्दी से परोस दीजिए, मेरे मुंह से पानी आ रहा है। जी जी, ये लीजिए नंदोई जी। पूरा का पूरा ससुराल खाने पर टूट पड़ता है। ऐसे में दोनों बहुएं दौड़ दौड़ कर उन्हें परोसती भी हैं और रसोई करके बनाती भी हैं। अरे बहू, मेरे लिए खट्टे 10 पूरी ले आ। लाई लाई नानी जी, ये लीजिए। अरे पोता बहू, मैंने तुझसे कढ़ाई पनीर की सब्जी मंगवाई थी, अभी तक नहीं आई। लाती हूँ दादी जी। अरे बहू, आते वक्त मेरे लिए थोड़ी रसमलाई और ले आना। जी फूफा जी। हे भगवान, कैसे पेटू लोगों से पाला पड़ा, मैं तो रेल बनाकर रख दिए। इस तरह पहले ही 2 दिन बहू के 2 दर्जन ससुराल वालों को बनाकर खिलाने में शामत आ जाती है। मगर समस्या केवल यही नहीं थी। खाने के बाद पूरा रसोई जूठे बर्तनों से भर जाता है। आज तो अच्छी खासी वाट लग गई इस 2 दर्जन टब्बर को खिलाने में। ऊपर से पानी इतना ठंडा है, बर्तन धोने में नानी याद आ रही है। बस ये लोग यहाँ से दफा हो, बला टले। दोनों आपस में बात कर रही होती हैं, तभी मौसी सास ठंड में हाथ मलते हुए चाय बनाने की फरमाइश लेके आती है। अरे बहू, तूने न बर्तन मांज लिए हो तो जल्दी से सबके लिए चाय चढ़ा दो और थोड़े पकौड़े बना लेना। पकौड़े की फरमाइश सुनकर अंजू का पारा चढ़ जाता है और वो पिनकते अंदाज में बोलती है, मौसी जी, अभी तो आप लोगों ने भर भर कर खाना खाया, पहले खाना तो हजम कर लीजिए। अरे बहू, हमारी चिंता मत कर, वो तो तू जब तक चाय बनाएगी खाना हजम हो जाएगा। मेरे लिए पालक प्याज के पकौड़े बनाना और थोड़े तीखा पकौड़ा बनाना। चिंता मत कीजिए मौसी जी, इतना तीखा पकौड़ा बनाऊंगी कि आपके कानों से धुआं निकल आएगा। बहू, तूने कुछ कहा क्या? जी मौसी जी, वो मैं पूछ रही थी कि आप लोग शाम की ट्रेन से जाने वाले हैं क्या, तो सफर के लिए खाना बना देती। अरे बहू, अभी तो हम 1-2 महीने यहीं ठहरेंगे, तुझसे अच्छे तरीके से खातिर भाव करवा कर ही जाएंगे। ये सुनकर दोनों बहू का मुंह लटक जाता है। दोनों थक कर चूर होकर चिड़चिड़ी मिजाज में सबके लिए चाय और पकौड़ी तैयार करके परोस देती हैं। अरे कैसी चाय बनाई है बहू, पूरी की पूरी शरबत है, इतनी मीठी, बेलूड़ी कहीं की, कल से गलती नहीं होनी चाहिए। जी नानी जी, नहीं होगी। वो आज से पहले हमने 2 दर्जन लोगों के लिए एक साथ चाय नहीं बनाई ना, इसीलिए हमें चीनी का अंदाजा नहीं था, अब हो गया। इसी तरह दोनों बहुओं के लिए रोज रोज का सिलसिला हो जाता है। 2 दर्जन ससुराल के लिए 3 टाइम का खाना बनाकर खिलाना, बर्तन साफ करना दोनों के लिए भारी होने लगता है। वहीं सारा दिन खाकर बिस्तर में पड़े रहने से ससुराल वालों को भी कब्ज और गैस की समस्या बनने लगती है, लेकिन इसके बावजूद उनका खाना कम नहीं होता। हे भगवान, एकदम बंधुआ मजदूर जैसी जिंदगी हो गई है हम दोनों बहुओं की। सारा दिन बावर्ची खाने में निकल जाता है। ये दुख काहे खत्म नहीं होता? होने वाला भी नहीं है। पता नहीं आज क्या फरमाइश देने वाले हैं। दोनों नींद से भरी आंखें लेके सबके पास आती हैं। आप सब लोग बता दीजिए खाने में क्या खाएंगे। वैसे डेली तो तेल मसाले वाला तला भुना खाना बनता है, हम सोच रहे थे आज सबके लिए दाल चावल भुजिया बना दें। ये सुनकर फूफा ससुर फुसकी पाद मारते हुए फरमाइश करते हैं। पेट में गैस बन जाता है ससुरा, अब जाके हल्का हुआ। अरे बहू, आज मौसम कितना सुहाना है, आलू के पराठे बना लो। ठंड के मौसम में पराठा नहीं खाया तो क्या खाया? जी फूफा जी, तोंद की चर्बी निकली जा रही है मगर पराठे ही ठूसने हैं, खून पी लो हमारा। दोनों एक बार फिर खुंदक भरा चेहरा लेकर रसोई में लौटकर पराठे बनाने लगती हैं। क्या दोनों बहुओं की दर्जनों सदस्य वाले ससुराल में दशा कभी सुधरेगी या नहीं? अरे बहू, जल्दी से पराठे ले आ। जी जी, लाई ससुर जी। जल्दबाजी के चक्कर में रचना का हाथ जल जाता है, जिससे अंजू भड़क जाती है और ससुराल वालों को सुना डालती है। कैसे दानव लोग हैं आप सब। अरे थोड़ा सा भी तरस नहीं आता। आपकी जल्दी के चक्कर में रचना का हाथ बुरी तरह से जल गया। थोड़ा भी सब्र नहीं है किसी को। अरे हम बनाने वाली 2 और खाने वाले दर्जनों लोग हैं। अंजू को गुस्से में भड़का देखकर ससुराल वालों को उनकी परेशानी समझ आती है। बहू, हमें क्षमा कर दो, हमने तुम दोनों पर ज्यादा ही काम डाल दिया, मगर
अब हम सब औरतें मिलकर तुम्हारा हाथ बटाएंगी। इस तरह अंत में दोनों बहुओं की समस्या खत्म हो जाती है और धीरे धीरे रिश्तेदारों की भीड़ भी कम हो जाती है। अब तो कल तेरी भी शादी हो जाएगी। वैसे मेहंदी तो तेरी बहुत अच्छी लग रही है। मैंने सुना है कि तेरा ससुराल बहुत अमीर है और तेरा ससुराल 1000 बीघा में फैला है। बिल्कुल सही सुना है तूने। अब तो मैं अपने 1000 बीघा ससुराल में राज करूंगी। मेरे तो सारे सपने पूरे हो गए। काश कि मेरे माँ बाप ने भी मेरी शादी अब करवाई होती तो मैं भी किसी अमीर ससुराल में जाती। पर किस्मत देखो, आज मेरा 5 साल का बेटा भी है। मेरी तो किस्मत ही खराब निकली। मायका भी गरीब, ससुराल भी गरीब। राधिका की खुशी देखकर निशा कहीं न कहीं अपनी ही दोस्त से जलने लगती है। अगले ही दिन राधिका की शादी हो जाती है और दोनों ही सहेलियां अपने अपने ससुराल चली जाती हैं। जहां अब भी निशा छोटे से किचन में खाना बनाते हुए अपनी सहेली के 1000 बीघा में फैले ससुराल के बारे में सोचती है। कितनी ठंड हो रही है। एक तो ठंड, ऊपर से इतना छोटा घर। उस राधिका का ठीक है, 1000 बीघा में फैला ससुराल, उसका एक कमरा कितना बड़ा होगा। उसकी रसोई तो मेरे इस घर के 4 गुना बड़ी होगी। कितना आराम से वो खाना बना रही होगी। उसकी रसोई में तो सारा सामान होगा, कुछ भी ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं होगी। एक मेरी रसोई देख लो, इतनी छोटी है कि पन्नियों में सामान भर के रखना पड़ता है। निशा अपनी ही सोच में खोई रहती है कि तभी वहाँ उसकी सास आशा आती है और सब्जी ले जाती हुई अपनी बहू से कहती है, बहू किस सोच में डूब गई है। मैं सब्जी बाहर कमरे में लेकर जा रही हूँ, बाकी का खाना तू लेकर आ जा। हाँ आ रही हूँ। कितना छोटा घर है मेरा। मेरी दोस्त तो इस वक्त डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रही होगी और मुझे इस ठंड में अपने गरीब परिवार के साथ जमीन पर खाना पड़ेगा। इतना सोचकर निशा अपने परिवार के साथ बाहर खाना खाने बैठती है। समय यूं ही बीतता है और बीतते समय के साथ निशा को हर समय अपनी दोस्त राधिका के 1000 बीघा में फैले महल जैसे घर की याद आती है। ऐसे ही एक दिन जब सोचते हुए निशा खाना बना रही होती है तो गोलू खेलता हुआ आता है और अपनी माँ से टकरा जाता है, जिस वजह से सारी दाल रसोई में फैल जाती है। ये क्या किया तूने? सारी दाल गिरा दी। हमारा छोटा सा घर है, दिखाई नहीं देता। हमारा घर मेरी दोस्त के घर की तरह 1000 बीघा में नहीं फैला है जो तू घर में खेलता रहता है। अरे भाभी, आप ठंड में गोलू को मार क्यों रही हैं? बच्चा ही तो है, इसमें उसकी क्या गलती है? सही कहा, गलती मेरे बेटे की नहीं आप लोगों की है। कितनी बार मैंने बोला है आप लोगों को कि घर के बाहर एक छोटी सी रसोई या कमरा बना लो। दिक्कत होती है मुझे इतने छोटे से घर में काम करने में। एक छोटी सी रसोई और एक कमरा है बस। इसमें मुझे कितनी दिक्कत होती है वो मैं ही जानती हूँ। निशा अपना सारा गुस्सा अपने ससुराल वालों पर निकाल देती है, पर उसके ससुराल वाले उसे कुछ नहीं कहते क्योंकि वो भी उसकी परेशानी समझ रहे होते हैं। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक रात जब पूरा परिवार ठंड में कांपते हुए आंगन में आग जलाकर उसके चारों तरफ बैठकर खाना खा रहे होते हैं, तब भी निशा खड़ी होकर अब भी गहरी सोच में डूबी होती है। मेरी दोस्त का घर कितना बड़ा होगा? हमारी गली के 5 घर मिलाकर तो होगा ही होगा। क्या क्या सामान रखा होगा। काश कि मैं कभी देख पाती 100 बीघा में फैला उसका ससुराल। निशा, खड़ी खड़ी क्या सोच रही हो तुम? हमारे साथ बैठकर खाना खा लो। कहाँ बैठकर खाना खाऊं? इस आग के ऊपर इतना छोटा सा तो घर है हमारा और मेरी बात तो किसी को सुनाई नहीं दे रही। बैठने की जगह है नहीं और आप लोग कह रहे हैं कि मैं आपके साथ बैठकर खाना खा लूं। निशा, नाराज मत हो। मैंने सोच लिया है, अगले हफ्ते ही हम हमारे घर के बाहर एक छोटी सी रसोई या कमरा बनवा देंगे तुम्हारे लिए। फिर तुम्हें खाना बनाने में या घर के काम करने में दिक्कत नहीं आएगी। अब जिधर खड़ी हो उधर ही बैठकर खाना खा लो। क्या सच में? ये तो बहुत अच्छी बात है, पर जब घर में काम चलेगा तो हम लोग रहेंगे कहाँ? बहू, मैं और विक्रम यहीं रहकर काम करवाएंगे। तू गोलू और काजल के साथ अपने मायके चली जाना। घर में काम चलने की बात सुनकर निशा की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। इस तरह 2 दिन बीत जाते हैं और एक दिन उसके घर उसकी दोस्त राधिका महंगे कपड़े और सोने से लदी उससे मिलने उसके ससुराल आती है। अरे राधिका, तुम यहाँ मेरे ससुराल में? तुम इतने छोटे से घर में कैसे? मुझे बता तो देती कि तुम आ रही हो। भाभी, आप अपनी दोस्त के साथ कमरे में बैठिए, चाय मैं बनाकर ले आती हूँ। नहीं नहीं, इन सब की जरूरत नहीं है। वो तो मैं अपने मायके जा रही थी तो सोचा कि तुमसे मिलते हुए जाऊं। वैसे भी जब से शादी हुई तब से हम मिल नहीं पाए हैं। वैसे तुम्हारा घर भले ही छोटा है पर काफी अच्छा है। तुम मुझे अपना घर दिखाओगी नहीं? दिखाने लायक है क्या? मेरा तो छोटा सा घर है, एक कमरा है और एक छोटी सी रसोई है। वैसे हमने सोचा है कि हम एक छोटी सी रसोई और बनाएंगे, फिर जो हमारी पुरानी रसोई है उसमें गोलू सो जाएगा या घर का कोई सामान रख लेंगे। बड़ी दिक्कत होती है छोटे से घर में सरवाइव कर पाना। ऐसा मत बोलो, मुझे तो तुम्हारा घर बहुत अच्छा लगा। सब कुछ पास में ही है, किसी भी चीज की फिक्र नहीं, सारा काम झटपट हो जाता होगा। मुझे तो अपने ससुराल में अपने मायके की याद आती है।
खुश थी मैं अपने छोटे से घर में। मैं तो बस तुम्हें यही कहूंगी, जितना है उतने में ही खुश रहो। राधिका निशा से मिलकर वहां से चली जाती है, पर निशा को राधिका की बात समझ नहीं आती कि वह कहना क्या चाहती थी। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और निशा के घर में काम शुरू हो जाता है और रहने के लिए निशा राधिका को फोन करती है। राधिका, तुम्हारी मदद चाहिए। मेरे माँ बाबूजी गंगा नहाने गए हैं और मेरे घर में काम चल रहा है, तो क्या तुम मुझे अपने घर में कुछ दिन रहने के लिए जगह दे दोगी? हाँ हाँ निशा, क्यों नहीं। इसी बहाने तुमसे मिलना भी हो जाएगा और ससुराल में मेरा भी थोड़ा मन लगा रहेगा। अगले ही दिन निशा अपनी नंद और बेटे के साथ अपनी अमीर दोस्त के घर जाती है, जहां वो सबसे पहले काम आते ही 1000 बीघे वाला ससुराल देखती है। ये देख, ये बड़ा सा गार्डन है, चल अंदर। ये लिविंग हॉल है, बहुत बड़ा। अब आगे चल, ये किचन। इस तरह राधिका उसे पूरा घर दिखाती है। 1000 बीघा में फैला ससुराल देखकर निशा हैरान हो जाती है। घर के बाहर बड़ा सा गार्डन एरिया, बड़ा सा हॉल और आलीशान रसोई देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अब उन्हें एक कमरा भी दिया जाता है। भाभी, आपकी दोस्त तो बहुत अमीर लगती है। इनका एक कमरा हमारे घर से भी बड़ा है। मैं तुम लोगों के लिए गरम गरम खाना लेकर आई हूँ, चलो पहले खाना खा लो, उसके बाद बहुत सारी बातें करेंगे। इतना बोलकर जैसे ही राधिका निशा को खाना देती है, तभी वहां उसकी सास आ जाती है और अपनी बहू पर चिल्लाने लगती है। बहू, माना कि तेरी दोस्त आई है, पर इसका मतलब ये नहीं कि तू बाकी के काम छोड़ देगी। मैंने तुझसे चाय मांगी थी, अब तक चाय नहीं बनी और अभी मैं रसोई देखकर आ रही हूँ, तूने रसोई भी सही से साफ नहीं करी। भूल जाती है क्या कि 1000 बीघा में फैला ससुराल है तेरा? अगर एक दिन भी सफाई छोड़ेगी ना तो तेरा ही काम बढ़ेगा। और इस ठंड में समय पर काम करना सीख। राधिका अपनी दोस्त से मिल भी नहीं पाती और अपनी सास की डांट खाकर रसोई में जाती है और रसोई की सफाई करती है। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं और अगले दिन निशा राधिका के पूरे परिवार के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ते का इंतजार कर रही होती है। और जैसे ही राधिका ट्रॉली से खाना लेकर आती है, करिश्मा अपनी भाभी से कहती है, भाभी, आप जानती हैं ना, ठंड में मुझसे ठंडा खाना नहीं खाया जाता है, फिर भी आप रोज ठंडा खाना ही लेकर आती हैं। सच में राधिका, तुम्हारे घर के कामों में बिल्कुल ध्यान नहीं रहता। 1000 बीघा का ससुराल ऐसे ही नहीं संभाला जाता। अब जल्दी से खाना गर्म करके लाओ। पर मैंने खाना अभी अभी बनाया है और खाना अगर लाते हुए ठंडा हो गया तो इसमें मेरी क्या गलती है? इस घर के एक कोने में रसोई है और दूसरे में डाइनिंग हॉल है। बहू, ये सब तो बस बहाना है। अगर तू बनाने के साथ स्पीड से चलकर खाना ढककर लाए तो खाना ठंडा ही ना हो। ठीक है माँ जी। रुक राधिका, मैं भी चलती हूँ, इसी बहाने तेरी रसोई देख लूंगी। अपने ससुराल वालों की बात सुनकर राधिका निशा के साथ उदास होकर ट्रॉली लेकर डाइनिंग हॉल से निकलकर लिविंग हॉल से होकर किचन में खाना गर्म करने के लिए जाती है। इतना दूर किचन देखकर निशा तो एक ही चक्कर में थक जाती है, पर राधिका 2-3 चक्कर लगाती है और सबको गर्म खाना खिलाती है। सबके खाना खाने के बाद राधिका सीधा बर्तन धोती है। वाह बहू, बर्तन तो तू धोने बैठ गई, पर गार्डन साफ करना है। आज तुझे याद है ना, बर्तन धोकर उसे साफ कर दियो। ठीक है माँ जी। तुझे गार्डन भी साफ करना है, पर वो तो बहुत बड़ा है। अब क्या करूं, करना भी तो मुझे ही है। मैं तेरी मदद करवा दूंगी। अब निशा राधिका के साथ बर्तन धोने के बाद गार्डन में जाती है और सफाई करवाती है, पर वो थोड़ी देर में ही थक जाती है। राधिका, मैं तो थक गई, तू ये सब कैसे करती है? अब मुझे तेरी बात समझ में आई। क्या कहना चाहती थी तुम उस दिन जब तुम मेरे घर आई थी? अपनी दोस्त की ऐसी हालत देखकर निशा को उसकी बातें याद आती हैं और वो समझ जाती है कि उस दिन राधिका उसे क्या समझाना चाहती थी। अब वो जब तक वहां थी तब तक उसकी मदद करती थी। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और वो घर जाने का सोचती है, पर घर वापसी से पहले वो अपनी सहेली के लिए एक नौकर का इंतजाम करवा कर जाती है, ताकि 1000 बीघे वाले ससुराल में उसे दिक्कत ना हो। वो अपने ससुराल वापस आती है। माँ जी, मुझे नहीं चाहिए बड़ा घर, मैं अपने छोटे घर में ही खुश हूँ, क्योंकि मुझे समझ आ चुका है इंसान के पास चीज जितनी हो इंसान को उतने में ही खुश रहना चाहिए। अक्सर ज्यादा चीज भी मुसीबत का कारण बन जाती है। पर बहू, तुझे अलग रसोई चाहिए थी ना, ये अलग रसोई बन गई है तो इसमें खाना बनाना। पुरानी वाली को राजू का कमरा बना देंगे। अब खुश? बहुत खुश।